हेलो, कैसे हैं आप? तो आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिज़नेस और हाउ यू कैन रजिस्टर योर बिज़नेस इन इंडिया, राइट? होता क्या है, मैं जब भी अलग किसी भी जगह किसी कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मोस्टली सबका क्वेश्चन होता है कि मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है या फिर एक लोगो मैंने बना लिया है, अब आगे उसका मैं क्या करूँ, आगे कैसे स्टार्ट करूँ, राइट? तो ये है चिट चैट विद पुनीत और मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग इंडिया के अंदर अपना बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हो, अपना स्टार्टअप रजिस्टर कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है, इजी प्रोसेस है। अब क्योंकि मैंने ये पूरा A to Z किया हुआ है तो उसके बारे में आपको अभी बता सकता हूँ। सो यू हैव दिस अमेजिंग बिजनेस आइडिया, राइट? और आपको लगता है कि अब तो बस एक बार ये रजिस्टर हो जाए फिर पैसा ही पैसा होगा। तो थोड़ा सा इसके बीच में मैं कुछ स्टेप्स ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको बिज़नेस को रजिस्टर करना होगा, बाद में जो भी अलग अलग स्टेप्स आएंगे सबके लिए मैं आपको डिटेल में वीडियोस भी दे सकता हूँ कि हाउ यू कैन ग्रो योर वेंचर। अब आप मेरे से पूछेंगे कि वाई पुनीत या फिर वाई मी, मैं ही ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ या फिर आप मेरे से ये चीज़ें क्यों सुने, राइट? सो मैंने अपने बिज़नेस को ग्रो किया है ज़ीरो से लेके एक सक्सेसफुल वेंचर्स तक, काफ़ी माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं। सो मैंने सोचा जो जर्नी से मैं गया हूँ वो सारी चीज़ें आपसे भी शेयर करूँ ताकि आप भी शायद इसका कुछ बेनिफिट ले सकूँ। मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊँगा जो आप यूज़ करके ईजिली अपने एक वेंचर को खड़ा कर सकते हो और आप ताकि कोई गलतियाँ ना करो कॉमन कि इनिशियली हमने कुछ गलत कंपनी स्टार्ट कर दी, बाद में उसको रेक्टिफाई करा, वो सब फिर ना हो, राइट? सो सबसे पहला स्टेप आता है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ योर कंपनी एज अ बिज़नेस। आपके लिए कौन से टाइप की कंपनी सही होगी, राइट? इंडिया के अंदर 7 प्रकार की कंपनियां हो सकती हैं, जैसे आपने कुछ सुना भी होगा, कुछ कंपनियों के लास्ट में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, राइट? देन वी हैव प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP। ये सब क्या होता है, पब्लिक कंपनीज़ क्या होती हैं, उन सब के बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। इससे आपको ईजी हो जाएगा समझना कि आपके लिए बेस्ट कंपनी कौन सी है या फिर आपको किस कंपनी के अंडर में रजिस्टर करना चाहिए, क्या आपके लिए लॉन्ग रन में सही होगा। सो अभी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडिया के अंदर ये फॉलोइंग टाइप्स की कंपनीज हो सकती है। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका मतलब है कि आप इंडिविजुअल इसके ओनर हो, आप ही इसको रन करते हो, योर लाइबिलिटीज़ आर द सेम एज पर दिस कंपनी, ओके। देन पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC और प्राइवेट लिमिटेड ही आगे चल करके कुछ पब्लिक कंपनीज़ बन सकती हैं। पब्लिक कंपनीज़ जो कि आपकी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनीज़ होती है, बड़ी कंपनीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया जैसे। अब हम वन बाय वन बात करेंगे कि किस टाइप की कंपनी के अंदर क्या बेनिफिट है, किसको वो लेना चाहिए, क्या कुछ आपको उसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपको कोई एडिशनल, कोई अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। ये कोई भी इंडिविजुअल खुद से ही उस कंपनी को शुरू कर सकता है। प्रोप्राइटरशिप इसको बेसिकली बोलते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर जो कॉमन सर्टिफिकेशंस होते हैं जैसे कि GST हो गया या फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो सर्टिफिकेशंस आते हैं आप वो ले सकते हो। देन नेक्स्ट होता है आपका पार्टनरशिप फर्म। अगर आप एक से ज़्यादा बंदे मिल करके कोई चीज़ शुरू कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप प्रोप्राइटरशिप या फिर आप सोल उसके ओनर नहीं हो सकते, राइट? उस केस में सबसे पहला आता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 लोगों से लेकर के 20 लोगों तक की पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। इसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है, मतलब कि यूजुअली इसके अंदर एक पार्टनरशिप डीड होती है जिसके अंदर सारे क्लोजेज होते हैं कि क्या इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी और बाकी सारी चीज़ें उस डीड के अंदर मेंशन होती हैं। उस डीड के अकॉर्डिंग ही इस पूरी कंपनी का एक नेचर रहता है, उस डीड के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। देन कम्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड ऑब्वियसली ये रजिस्टर्ड होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MCA, और इसका एक सेपरेट पैन होता है एंड सेपरेट एंटिटी की तरह ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन की जाती है। नेक्स्ट अप इज़ LLP। LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सिमिलर टू पार्टनरशिप फर्म जो अभी आपने पिछले उसमें सुना, लेकिन इसके अंदर आपकी लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं और ये भी रजिस्टर्ड होती है अंडर द MCA या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के। देन कम्स OPC। अब किसी भी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ लेट्स से डायरेक्टर्स होता है, डायरेक्टर वो होते हैं जो उस कंपनी के ओनर्स हैं, राइट? अब किसी भी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन
ओपीसी के अंदर एक डायरेक्टर भी कंपनी ओपन कर सकता है, इसलिए ओपीसी को कहते हैं वन पर्सन कंपनी। सो ये था कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के, और ऑब्वियसली ओपीसी भी रजिस्ट्रेशन उसको एमसीए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से चाहिए। सो कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप ये दो फॉर्म्स हैं जिसका आपको रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं कराना पड़ता, बेसिक रजिस्ट्रेशन इनफ होते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और ओपीसी, इनके अंडर में आपको एमसीए का रजिस्ट्रेशन चाहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि आपको अपने बिजनेस का जो आपको नाम रखना है उसके लिए क्या रूल्स हैं। सो अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जाते हैं तो आप कुछ भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं, वो नाम बस आपका ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि मैं अपनी कंपनी का नाम मारुति नहीं रख सकता, मारुति सुजुकी ऑल्टो, ये नाम मैं नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ये नाम ऑलरेडी ट्रेडमार्क्ड है, ऑलरेडी किसी और ने इसके ऊपर ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो उसका एक वायलेशन हो जाएगा। अदर देन दिस मैं कोई भी नाम इसमें रख सकता हूँ। देन पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप के अंदर भी सिमिलर होता है। इसके अंदर भी आपका जो आपको नाम अच्छा लग रहा है आप वो नाम रख सकते हैं, बस वो कोई भी ट्रेडमार्क या वर्डमार्क वो किसी का नहीं होना चाहिए। देन कम्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आप वही नाम रख सकते हो जो कि आपका एमसीए से अप्रूव्ड है, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द नेम्स विच आर रजिस्टर्ड बाय अदर बिजनेसेस, मतलब बाकी बिजनेस ने जो भी नाम रजिस्टर किए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एमपीजे क्योरसी प्राइवेट लिमिटेड, तो आप ये सेम नाम नहीं रख पाओगे। इस वजह से इसके अंदर जितने भी एंटिटी के नाम होते हैं प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, वो सारे यूनिक होते हैं, वो सारे अलग होते हैं, उन सबकी अपनी खुद की एक एंटिटी होती है, वो बिल्कुल अलग होता है नाम, वो आपको किसी से मैच होता हुआ ना दिखेगा। अब तो नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अब तो आपका बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, किसी से मिलता जुलता नाम भी नहीं होना चाहिए। ये आपका प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। देन एलएलपी के अंदर भी सेम एमसीए से ही अप्रूव्ड आपका नाम आता है, एंड ओपीसी के अंदर भी सेम यही फॉलो होगा। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मैं कंपनी के नाम या फिर आपकी जो लीगल एंटिटी है उसके नाम की बात कर रहा हूँ, ना कि आपके ब्रांड नेम की, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है डोमिनोज़ का। आप सब ने डोमिनोज़ का नाम सुना है। डोमिनोज़ एक ब्रांड नेम है, डोमिनोज़ कोई लीगल नेम या कोई लीगल एंटिटी या फिर उनका कोई ट्रेड नेम नहीं है, ठीक है। उनका जो ट्रेड नेम है वह अलग होगा, लेकिन डोमिनोज़ उसने ब्रांड नेम है, डोमिनोज़ उन्होंने ट्रेडमार्क उसका लिया हुआ है। सो ऑब्वियसली कोई भी प्रोप्राइटरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड या किसी भी दूसरे टाइप की कंपनी डोमिनोज़ के नाम से चीज़ ओपन नहीं कर सकती, लेकिन डोमिनोज़ खुद किसी और नाम से रजिस्टर्ड होगा और उसने अपना ब्रांड नेम डोमिनोज़ रजिस्टर किया हुआ है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट नेमिंग योर बिजनेस। नाउ लेट्स गो टू अनदर थिंग विच इज़ लायबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। सो लायबिलिटी से मेरा क्या मतलब है, मतलब कि कौन कितना जिम्मेदार होगा, ठीक है। सबसे कॉमन भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि लायबिलिटी का क्या मतलब होगा, कि कौन कितने ज़िम्मेदार होगा किसी भी कंपनी के अंदर। बेसिकली आप ऐसा समझो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि ये मैं हूँ और मैं ही कंपनी हूँ, एक हिसाब से ये एक अलग एंटिटी इसमें अकाउंट नहीं होता है। तो जो भी लायबिलिटीज़ कंपनी की होगी, लेट्स से कंपनी को लॉस हुआ 20 लाख का, तो वो 20 लाख का वो मुझे अपना कुछ भी सेल करके कैसे भी करके मुझे वो 20 लाख को कवर करना होगा, वो सब मेरे अंडर आता है, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, वो मेरी लायबिलिटी में आता है, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट अबाउट प्रोप्राइटरशिप। इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ऑफ द प्रोप्राइटर। देन कम्स पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर भी जो प्रोमोटर्स हैं, मतलब जो दोनों लोग हैं, उनकी लायबिलिटीज़ आती है, वो पर्सनली लायबल होते हैं, जो जितने परसेंट उनकी जैसे भी होल्डिंग है उस हिसाब से। देन कम्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हमारी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जिसका मतलब ये है कि मैंने जितना शेयर होल्डिंग मेरी इस कंपनी के अंदर है मैं उतना ही लायबल होऊंगा, मैं इस पूरे के लिए लायबल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड एक अलग एंटिटी की तरह काम करती है, ना कि इंडिविजुअल के बेसिस पर। देन कम्स एलएलपी। एलएलपी का नाम से ही हमें पता लग रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो एलएलपी, यहाँ पर भी लायबिलिटीज़ लिमिटेड हो जाती है दोनों पार्टनर्स की, और ये रजिस्टर्ड है ऑब्वियसली इसलिए। देन ओपीसी के अंदर सेम प्राइवेट लिमिटेड का रूल फॉलो होता है, बस यहाँ पर आपका सिंगल डायरेक्टर रहता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो अब आ जाते हैं कि आप लोग कितने पार्टनर्स हैं या फिर आप कितने लोग हैं किसी एक बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम, उसके बेसिस पर अगर आप देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आप अकेले ही एक सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हैं बिना कुछ रजिस्टर करें। सेकेंडली पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको 2 से 20 पार्टनर्स तक अगर आप हो तो एक पार्टनरशिप फर्म आप ओपन कर सकते हो एक डीड के थ्रू।
देन प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं और शेयर होल्डिंग अप टू 200 शेयर होल्डर्स तक आप जा सकते हैं उसके ऊपर। देन एलएलपी के अंदर भी मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, एज द नेम इज सजेस्टिंग पार्टनरशिप। देन इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो किसी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। देन ओपीसी, यहाँ पर ओपीसी का नाम जैसा आपको सजेस्ट करता है 1 पर्सन कंपनी, सो देयर कैन बी 1 डायरेक्टर, बट इसके अंदर आपको कोई एक नॉमिनी डायरेक्टर भी रखना होगा। नॉमिनी डायरेक्टर वो होता है जो कि किसी भी अनअवेलेबिलिटी के केस में या फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के जाने के बाद वो उस कंपनी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा। तो कोई एक नॉमिनी आपको डायरेक्टर में चाहिए, हो सकता है वो एक साइलेंट डायरेक्टर की तरह एक्ट करे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट टैक्स हैज़ टू बी पेड फॉर द बिजनेस। सो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जितनी भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया या फिर जितना भी कुछ आपका आया, उस सब का टैक्सेशन आपके पर्सनल इनकम के टैक्सेशन के अंडर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको अलग कंपनी काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर फ्लैट 30% टैक्स पेमेंट रहती है और सेपरेट पैन इज़ मैंडेटरी फॉर दिस। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर यूजुअली 30% टैक्स पेमेंट होती है, कुछ केसेस में ये 25% या 22% भी हो जाता है बेस्ड ऑन द टर्नओवर। सेपरेट बिजनेस पैन यहाँ पर भी मैंडेटरी होता है। अब बात करते हैं एलएलपी की। एलएलपी के अंदर भी आपका 30% टैक्स आता है एंड सेपरेट बिजनेस पैन अगेन मैंडेटरी है। ओपीसी इज ऑल्सो हैविंग 30% टैक्स एंड अ सेपरेट बिजनेस पैन इज मैंडेटरी। अब बात करते हैं आपके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी या फिर कौन सा स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो फर्स्टली सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर मैं बात करूं, सो ये उस केस में है जहां पर आपके पास लेस कैपिटल से आप शुरू करना चाहते हो या फिर आप सोल ओनर रहना चाहते हो, राइट, या फिर आप लोअर टैक्स रेट्स चाहते हो। उन सब केस के अंदर, और इसमें आपकी कंप्लाइंस भी कम होती है, उन सब केसेस के अंदर आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जा सकते हो। देन पार्टनरशिप फर्म होती है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये बेस्ट है अगर आप कुछ पार्टनर कुछ चीज़ को ट्राई कर रहे हो या फिर वो MVP स्टेज पे है या फिर इनिशियली आपको ट्राई करना है, राइट, तो आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर रजिस्टर कर सकते हो। अब आते हैं प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको पता है कि इसमें तो हाई टर्नओवर होना है या हाई टर्नओवर हो रहा है तो उस केस के अंदर प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट होती है। ऑल्सो एक इंसाइट मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले उन्हीं कंपनीज़ के इन्वेस्टेबल समझता है या फिर वही कंपनीज इन्वेस्टेबल होती हैं जो MCA के अंडर रजिस्टर्ड हो। MCA के अंडर कौन रजिस्टर्ड होता है, दैट यू ऑलरेडी नो। एंड मोस्ट प्रेफरेबल कंपनी फॉर एनी इन्वेस्टमेंट और एनी ग्रांट इज़ ऑलवेज प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर सभी कंप्लाइंसेस फॉलो होते हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया है। इसलिए प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अगर आपको फंडिंग चाहिए तो प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट है, अगर आपको हाई टर्नओवर रखना है प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट है, लेकिन बस इसमें कंप्लाइंसेस आपको मेंटेन रखने पड़ते हैं। सो हर वो चीज़ जिसमें आपका ट्रस्ट रिक्वायर्ड हो, जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह, हर चीज़ के अंदर जो आपको बेस्ट होगा दैट इज़ प्राइवेट लिमिटेड। बट अगर आप अभी श्योर नहीं हो कि यार एकदम से मैं प्राइवेट लिमिटेड रन करूँ या ना करूँ, इसके खर्चे भी आएंगे, तो आप इनिशियली पार्टनरशिप फर्म के अंडर रजिस्टर करके देख सकते हो। जब आपको उसके अंदर अच्छी ट्रैक्शन दिखे, आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट चल सकता है, मेरी मार्केट चल सकती है, तब आप उसको लेटर ऑन प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। मोस्टली ऐसा काफ़ी कॉमन है, देखा गया है। देन LLP है सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस के अंडर, जहाँ पर आपको लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हैं और जैसे मल्टीपल पार्टनर्स अगर आपके बिज़नेस में है लेकिन आप कोई भी एक सर्विस ही सर्व कर रहे हैं, उस केस के अंदर आप LLP रन कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर किसी पार्टनरशिप फर्म से बेटर होता है, ऑल्दो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क कुछ इन्वेस्टर्स को आता है, सबको नहीं। देन OPC सूटेबल उस प्रोप्राइटर के लिए जो सोल ओनरशिप रखना चाहता है, 100% अपना रखना चाहता है, लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं या फिर उसकी कंपनी का टर्नओवर काफ़ी हाई हो रहा है, उन सब के लिए भी जाना चाहे तो OPC उसके लिए बेस्ट है। एक नॉमिनी डायरेक्टर वो अपॉइंट करके और इसको स्टार्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं इन सभी कंपनीज़ की सेटअप और एनुअल कॉस्ट क्या आती है। सो कंप्लाइंसेस की बात करूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे लो होता है, पार्टनरशिप अगेन सेम सबसे लो, क्योंकि इन दोनों के अंदर आपको कुछ अलग से मेंटेन या अलग से रजिस्टर नहीं करना पड़ता। LLP एंड OPC ये मॉडरेट होते हैं कि इसके अंदर आपको कुछ कंप्लाइंस रखने पड़ते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड हाई होता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आपको हर चीज़ मेंटेन रखनी पड़ती है। ये प्रॉपर एक कंपनी है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको सब कुछ रिकॉर्ड कीपिंग से लेकर के टैक्स फाइलिंग्स और रजिस्ट्रेशंस, हर चीज़ में आपको अपडेट रखना पड़ेगा अपनी कंपनी को, इसलिए कंप्लाइंसेस हाई होते हैं, लेकिन इसके आपके बेनिफिट्स भी आपको हायर साइड पर ही मिलते हैं। देन सेटअप एंड एनुअल कॉस्ट की अगर बात करें तो प्रोप्राइटरशिप के अंदर या फिर
पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपकी जो एनुअल कॉस्ट आती है या फिर उसको सेटअप करने का जो खर्चा आता है वो काफ़ी कम होता है, लगभग 3 से 5 हज़ार के बीच में आपका काम हो जाता है साल में। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हो सकता है 15 से 20 हज़ार हर साल आपके लगे, क्योंकि अलग अलग ऑडिट्स होंगे, इसके अंदर आपका सारी चीज़ें मेंटेन की जाएंगी, जो आपका जो सी है वो आपको बेटर गाइड करेगा। नेक्स्ट एलएलपी अगेन मॉडरेट, 10 से 15 हज़ार का खर्चा आपका एनुअल आता है, एंड सेम इज़ फॉर ओपीसी, जिसमें भी 10 से 15 हज़ार का आपका खर्चा आता है। अभी लास्ट में एक और टाइप की कंपनी आ जाती है जिसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF के अंडर क्या होता है, कोई भी लेट्स से कि आपका फैमिली रन बिजनेस है, जैसे कि एग्जांपल कोई एक रेस्टोरेंट आपका है जिसके अंदर आपकी पूरी फैमिली लगी हुई है, आप, आपके स्पाउस, चिल्ड्रन सब उसके अंदर ही एम्प्लॉयड है, आप सब उसमें काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। आप चाहते हो कि सारा बर्डन एक बंदे पे ना आए, सारा बर्डन सोल प्रोप्राइटर के ऊपर ना आए, उस केस में आप इसको HUF के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको सेम टैक्स डिडक्शंस मिलेंगी जो कि आपको किसी प्राइवेट लिमिटेड के अंडर मिलनी थी। ऑल्सो इसके अंदर आपका सेपरेट पैन होता है, तो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी काउंट की जाती है और आप सब इसके अंडर इसके प्रोमोटर्स हो सकते हैं। HUF के अंदर जो फैमिली मेम्बर्स है उनको आप सैलरी या अदर कंपनसेशंस ईजिली कर पाओगे। ऑल्सो एक इसके अंदर लिमिटेशंस हैं कि HUF शुरू करने के लिए या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्ट्रक्चर शुरू करने के लिए आपका हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट होना ज़रूरी है। इन चारों को ही यह अलाउ किया गया है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंडर वह रजिस्टर कर पाएँ। सो ये था टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में कि कितनी अलग टाइप की कंपनीज़ हैं, आपके लिए कौन सी सूटेबल है। तो इन सब के बेसिस पे आप आराम से देख सकते हो कि आपको कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है और आप अब उस हिसाब से अपने एक स्टार्टअप को या फिर अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। अब हमने बात कर ली बिज़नेस एंटिटी के बारे में, कैसे किसमें क्या कंप्लाइंसेस आएंगे, नाम आपको कैसा रखना है, वो सब ठीक है। याद रखना आपका नाम यूनिक होगा तो बेस्ट हमेशा रहेगा, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप करें चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड करें। नेक्स्ट अप इज़ लोगो। लोगो इज़ बेसिकली योर आइडेंटिटी। लोग नाम से ज़्यादा लोगो याद रखते हैं कई बार। जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ लोगो दिख रहे हैं, ये सब आपको पता है किसके लोगो हैं, आपको इनके नाम पता होंगे ऑब्वियसली। सो लोगो आपके एक फेस वैल्यू है, आपका एक ब्रांड जो है उसका फेस है आपका लोगो। तो लोगों के लिए आप चाहो तो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की हेल्प ले सकते हो या फिर ऑनलाइन काफ़ी टूल्स अवेलेबल है, मैं कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, आप उसकी हेल्प से अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो। बट किसी का भी सजेस्टेड लोगो लेने से पहले मेरी एडवाइस है कि आप लोग खुद ही एक पेन पेपर के ऊपर रफली कुछ स्केच करो, खुद से सोचो कि कैसे अलग अलग अपनी चीज़ों को आप इंटीग्रेट करके उस लोगो के थ्रू दिखा सकते हो। जितना यूनिक आपका लोगो होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। ऑलराइट, अब लोगों के बाद बात करते हैं आपके GST और MC रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। यूनिफाइड टैक्स होता है, आपको अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स स्लैब्स होती हैं, नॉट जस्ट स्टेट्स, इवन आपके कौन कौन सा आपका कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर आपका गुड्स आ रहे हैं, किस कैटेगरी के अंदर आपकी सर्विसेज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टैक्स स्लैब्स हैं 5%, 12%, 18%, 28%, राइट। अब आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा। GST आपको जब रजिस्टर हो जाएगा तो आपको एक GSTIN ग्रांट होगा। GSTIN का मतलब होता है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। सो उस नंबर के थ्रू आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है पूरे टैक्सेशन सिस्टम में। अब GST रजिस्ट्रेशंस के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, जैसे कि आपका बिज़नेस कहाँ पर सिचुएटेड है, आपका ऑफिस कहाँ पर है, राइट। आपके ऑफिस के लोकेशन, उस लोकेशन के लिए जो मैंडेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरिफिकेशन के लिए, वो चाहिए आपको। अब नेक्स्ट है कि जो इसका प्रोमोटर है या जो इसका डायरेक्टर है उसके डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका आधार कार्ड वगैरह, ये सारी डिटेल्स GST ऑफिस में सबमिट की जाती है। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है, आपके CA इसमें असिस्ट कर सकते हैं। एक बार आपका GST ग्रांट हो जाए, साथ में आपको चाहिए MCA रजिस्ट्रेशन, जैसा कि हमने पिछले अभी ऊपर देखा था। MCA क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। सो MCA आपको एज अ कंपनी रजिस्टर कर लेता है कि अच्छा ठीक है आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, अच्छा आप पार्टनरशिप है, LLP है, वो सब MCA देखता है। MCA ही आपको रेगुलेट करता है, राइट। सो MCA रजिस्ट्रेशन जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको देगा, वो मैंडेटरी है, साथ में GST रजिस्ट्रेशन। अभी एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है पैन रजिस्ट्रेशन। सो आपकी जो भी कंपनी होगी उसका एक सेपरेट पैन रजिस्टर किया जाएगा, अनलेस आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पर हो। उसके अलावा बाकी सब केसेस में आपको एक पैन रजिस्टर करना पड़ता है। वो पैन सिमिलर होता है जैसा हम इंडिविजुअल्स का पैन होता है, राइट, लेकिन ये आपकी कंपनी का पैन होगा। आपकी कंपनी की सारी ट्रांजैक्शंस इस पैन कार्ड से लिंक की जाएंगी, इसी के थ्रू उनको वो ट्रैक कर सकते हैं गवर्नमेंट में। सो पैन इज़ अगेन मैंडेटरी।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिन या फिर DSC। डिन क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो जो MCA में रजिस्टर होनी है, सो सबसे पहले आपको चाहिएगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बेसिकली अगर मैं डायरेक्टर हूँ, लेट्स से कि मैं पुनीत हूँ, मैं किसी एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ, अगेन कोई पुनीत है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, देन ये सरकार को कैसे पता चलेगा कि ये सेम है अलग है? तो इसलिए उसने हर इंडिविजुअल को एक अलग नंबर दे दिया कि ये डायरेक्टर नंबर इसका है, ये डायरेक्टर नंबर इसका है, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। ऑल्सो DSC मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर्स। आपको डिजिटल सिग्नेचर्स बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग काफ़ी टाइप के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, इतने सारे कंप्लाइंसेस जब आप फॉलो करेंगे तो आजकल ऐसा मैन्युअली साइन नहीं होता है, वो सारा आपको कोडेड रहता है। एक पेन ड्राइव जैसी होती है, इसके अंदर आपको डिजिटल सिग्नेचर्स मेंटेन्ड होते हैं और हर बार वो डिजिटली आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को साइन कर देते हैं। अच्छा, अब ये तो थी बेसिक चीज़ें। अब आते हैं हम स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, अब क्योंकि मैं एक स्टार्टअप वर्ल्ड से हूँ तो मैं आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि कैसे आप लोग स्टार्टअप इंडिया पे रजिस्टर कर सकते हो। सबसे पहले आपको स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाना है, वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको DPIIT के अंदर रजिस्टर करना है। एक बार आप उसको रजिस्टर कर लो तो बेसिक से एक फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करना होता है। आपको बताना होता है कि हमारे अंदर क्या यूनिक है या फिर क्या अलग हम कर रहे हैं, कैसे हम एक सोशल इम्पैक्ट भी लेकर के आ रहे हैं दुनिया के अंदर। जब आप ये सारी चीज़ें अच्छे से भर देते हो, पूरा उनको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, तब आपको उनकी तरफ से एक स्टार्टअप का एक रजिस्ट्रेशन आपको दे दिया जाता है। अब स्टार्टअप इंडिया पर रजिस्टर करने के फ़ायदे बहुत हैं, जैसे कि अलग अलग जो स्टार्टअप इंडिया इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर अभी मेरे कुछ इवेंट्स, इन सब में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अलग अलग चैलेंजेस वहाँ पर रन होते रहते हैं। साथ में ही टैक्स एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं काफ़ी हैवी, कि आप टैक्स एग्जेम्प्ट कर सकते हो जब भी आप चाहो इतने सालों के अंदर। ऑल्सो फंडिंग ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं कि स्टार्टअप इंडिया में आप रजिस्टर्ड होते तो वो डेटा सारे इन्वेस्टर्स को जो भी वहाँ पर लिंक्ड है उन सबको पता रहता है कि अच्छा ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप उनसे मिल सकते हो। काइंड ऑफ अ मैच मेकिंग हो रही है यहाँ पर आपकी इन्वेस्टर्स के साथ। सो अगर कोई भी आप स्टार्टअप के लिए सोच रहे हो तो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है। इवन काफ़ी ग्रांट्स के अंदर भी आपको तभी इंक्लूड किया जाता है जब आप स्टार्टअप इंडिया पर रजिस्टर्ड हो। सो अभी जो मैं आपको बता रहा था ग्रांट्स के बारे में, बेसिकली ग्रांट्स जो है वो फाइनेंशियल एड होती है गवर्नमेंट की या फिर गवर्नमेंट की बाकी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जो कि आपकी हेल्प करना चाहते हैं इस बिज़नेस को ग्रो करने में और इंडिया को एक सक्सेस तक पहुंचाने में, इंडिया को अलग हाइट्स तक पहुंचाने में। तो ग्रांट्स के लिए अप्लाई करना, ग्रांट्स कैसे मिल सकती हैं, उन सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट तभी बनाऊँगा जब आप मुझे बताओगे कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप वो लोग देखना चाहते हो। ठीक है, ग्रांट्स आपको बहुत हेल्प करेंगी ग्रो करने के लिए। ग्रांट के अगेंस्ट यूजुअली कोई इक्विटी नहीं ली जाती है। कुछ ग्रांट्स होती है उसमें इक्विटी भी आपकी शेयर्ड होती है। किस ग्रांट के अंदर अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, वो मैं आपको वीडियो के अंदर सेपरेटली बता सकता हूँ। बट ग्रांट्स के अंदर भी अप्लाई करने के लिए आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होना ज़रूरी है। अब बात करें टैक्स सिस्टम की, तो कुछ टैक्सेस होते हैं जैसे कि GST, इनकम टैक्सेस, ये सब आपको ना टाइम पे भरना ज़रूरी होता है। इनकम टैक्स सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं, आपकी कंपनी का भी ITR होगा, राइट। सो ये सारे रिटर्न्स आपको टाइम पे फाइल करने होते हैं। इन सब के लिए मैं रेकमेंड करूँगा किसी स्टिक टू वन CA, कोई भी एक CA जो आपको आप इसको जानते हो या आपको अच्छा लगता है, उसके थ्रू आप सारी चीज़ों को फाइल करें और सब मेंटेन रखें। कोई भी टैक्स कभी स्किप ना करें। टैक्स बचाना है तो लेजिटिमेट तरीके से बचाएं, जैसे स्टार्टअप इंडिया पर रजिस्टर करके या फिर अलग तरीक़ों से, उनसे आपका टैक्स बच सकता है। एक लेजिटिमेट वे है, इंस्टेड ऑफ टैक्स की चोरी करना, जिसमें आगे चल के जब इन्वेस्टर आपकी ड्यू डिलीजेंस करेगा या फिर वो आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ पता करेगा इन्वेस्ट करने से पहले, उसको ड्यू डिलीजेंस कहते हैं, उस दौरान उसको सब पता चलेगा और हो सकता है वो उस टाइम पर आपसे इन्वेस्टमेंट रोक दे, राइट। तो बेटर है अगर आप डे वन से सब कुछ क्लियर रखें, सब कुछ साफ रखें। अब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट्स चाहिए तो आपको इन्वेस्टर से कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करके उनको आपको प्रेजेंट करना होता है कि आप क्या बना रहे हो, है ना, और वो कैसे अलग है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग ही क्यों स्ट्रॉन्ग हो ये सब करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हिस्सा होती है पिच डेक का। पिच डेक बेसिकली वो चीज़ें जो आप स्टार्टअप इन्वेस्टर को पिच करते हो, उनको दिखाते हो कि भाई हम ये बना रहे हैं, ये हमारा पूरा पोर्टफोलियो है। उसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं आपके अंदर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वो फर्स्ट लाइन ऑफ अप्रोच होती है, उसके थ्रू ही वो डिसीजन आता है। बैंक अकाउंट ओपनिंग भी एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी बिज़नेस के लिए। जैसे कि लेट्स से कि अगर आज मैंने कोई बिज़नेस ओपन किया है तो
कोई भी यूज़र उसके अंदर मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे नहीं करना चाहेगा, मेरे पर्सनल अकाउंट के अंदर नहीं देना चाहेगा, आप भी नहीं इवन। क्यों? क्योंकि आपको एक ट्रस्ट नहीं होता। सो आपको आपकी कंपनी के नाम पर एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। उस बैंक अकाउंट को हम करंट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट मतलब उसके अंदर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस रन होगी, आपके बिज़नेस से रिलेटेड ही होगी, और वो भी अगेन उसकी सारी ट्रांजैक्शन आपकी गवर्नमेंट से लिंक्ड होती है। कैसे लिंक्ड होती है मैंने आपको बताया था, पैन कार्ड, जीएसटी, उन सब के थ्रू। सो आईटीआर भी उसी के थ्रू फाइल होगी। सो बेटर टू हैव अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा बैंक आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, कैसे रह रहा है। यूजुअली अलग अलग बैंक्स इसमें आपको उनके ऑफर सामने से देंगे जैसे ही आप एमसी रजिस्टर्ड हो जाते हो। अभी हम आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि है ट्रेडमार्क या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हम उसको कहते हैं। मतलब कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आपका लोगो हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया, आपकी टैगलाइन हो गई, इन सब चीज़ों को आप प्रोटेक्ट करें। कैसे प्रोटेक्ट करें? ताकि जो आपके कंपटीटर्स हैं वो उसको कॉपी ना कर पाएँ, वो चीट ना कर पाएँ। ऐसा ना हो कि मैंने आज कोई ब्रांड निकाला है पेप्सी लिख कर, कोई और फिर से आ गया पेप्सी उसके पास भी है, राइट? तो ऐसा होगा तो मेरा तो बिज़नेस लूज़ होगा। इस केस में बेटर है कि अगर आपने ट्रेडमार्क्स फाइल किए हुए हैं तो कोई और आपको इन सब चीज़ों के अंदर कॉपी नहीं कर सकता। ऑल्सो ट्रेडमार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप कोई ई कॉमर्स सेलर बनना चाह रहे हैं, आप अपना बिजनेस ई कॉमर्स पे रन करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर भी ट्रेडमार्क्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं ज़्यादातर कैटेगरी के अंदर। कुछ होते हैं जेनरिक कैटेगरी जहाँ पर आप सेल कर सकते हो, बट अगेन जेनरिक में अगर आपने एक्स नेम से अपना बिजनेस रन किया है तो कोई और भी एक्स नेम से आ जाएगा। बेटर है कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क हो तो हमेशा आपके हाथ में रहता है कि इस नाम की चीज़ तो मैं ही बेचूंगा इस फील्ड के अंदर, प्रोवाइडेड कि वो ट्रेडमार्क अवेलेबल होना चाहिए। ऑलरेडी किसी और के पास होगा तो शायद आपको ग्रांट ना हो। तो ये थी अल्टीमेट स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके ड्रीम बिजनेस को रजिस्टर करने की। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो लाइक मत करना, ठीक है। बट मैं ये इतनी सारी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग लोग मुझसे जो भी कुछ पूछते थे, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो डॉक्यूमेंट करके और इनको मैं सबको बताऊँ। मेरे जैसे और भी लोग होंगे, जब उन्होंने शुरू किया था उन्हें ये सब नहीं पता था, मैंने अब कर करके सीखा है, अपने सीए से, बाकी लोगों के साथ बैठ के सीखा है कैसे ये चीज़ें होती हैं। आपको अच्छा लगा हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय।